नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम आज बात करेंगे चुनावों की, क्योंकि कम से कम 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, आज चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा, चुनावी रैलियों पर ब्रेक लग जाएगा। तो उसमें हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से वादे चुनावी दलों ने किए और उसको पूरा किया या फिर उसको पूरा किए बगैर ही अब फिर से जनता के सामने दूसरे वादे लेकर हाजिर हो गए हैं। इस पर हमारी विशेष पड़ताल होगी, विशेष मेहमानों के साथ खास चर्चा होगी और रिपोर्टर हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस वक्त में क्या है हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की पीएम जनमन योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की जारी। प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी किया शुभारंभ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया दौरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण के लिए आज थमेगा प्रचार। तेलंगाना में प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार हुआ तेज। बाड़मेर के बायतू में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और जेपी नड्डा उतरे मैदान में। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी संभाल रहे हैं मोर्चा। मध्य प्रदेश में खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कमलनाथ के पास प्रचार का जिम्मा। इजराइल हमास संघर्ष के बीच अल शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना का छापा। हमास से आत्मसमर्पण करने को कहा। अमेरिका के पास भी हमास के खिलाफ सबूत मौजूद। क्या हुआ तेरा वादा? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पार्टियों के वादों को लेकर डीडी न्यूज की खास पड़ताल, विशेष पेशकश। तो जैसा कि कहा गया कि आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। जी ने किया और उस वक्त ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो यार, नहीं जानते हो यार? जानते हो ना? अरे जानते हो ना? ये राहुल बाबा संसद में मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैंने पूछा भला क्यों न हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आपके समय में देश भर में बम धमाके होते थे, नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके साथ साथ रोहिंग्या घुसपैठियों को पर भी नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था,
11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे तिरंगे झंडे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 कर दुनिया के कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाई और बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं, आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आने वाले दिनों पे डबल इंजन सरकार बनानी है। फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में खुशहाली लानी है। कोई भुवनेश्वर साहू शहीद न हो, तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार के समाज की रचना करनी है और इसके लिए कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? आगे आओ भाई दोनों लोग। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाओगे? 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह का संभाषण। वो जनता के बीच में अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला। और क्या कुछ है कांग्रेस और बीजेपी का वादा और जनता इसको किस तरह से देखती है, आज हमारी खास पड़ताल होगी। क्या हुआ तेरा वादा? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की और बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की। जो कांग्रेस ने अपना 2018 में वचन पत्र जारी किया था, उसके क्या कुछ मजमून रहे, कितने पूरे हुए और क्या कुछ रह गया। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी के साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन 2018 के कमलनाथ के वादों को लेकर सवाल बाकी है। कर्ज माफी, कांग्रेस को सत्ता दिलाने में किसानों का माफ करने योग्य कर्ज करीब 50,000 करोड़ का था। कमलनाथ सरकार ने बजट ही 8,000 करोड़ का रखा। तो यह बात समझा जा सकता है कि जब बजट ही 8,000 करोड़ का रहा, कुछ किसानों को 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया, जबकि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वायदा फाइलों में गुम हो गया। इस बार कांग्रेस ने 75,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है। 75,000 करोड़ रुपए, ये 2018 की बात कही जा रही है। गेहूं उत्पादकों को 1 टन पर 150 रुपए बोनस देने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। 1 टन पर 150 रुपए बोनस गेहूं उत्पादकों को। 2018 में कांग्रेस के वचन पत्र में बाबुओं को शिक्षकों के समान ग्रेड पे देने का भी वादा किया गया था, लेकिन बजट के अभाव में यह पूरा नहीं किया गया। अध्यापक शिक्षा विभाग में संविलियन का वादा था, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा था, लेकिन यह नहीं हो सका। संविलियन यानी कि जो संविदा पर कर्मी थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज थे, उनको रेगुलर करने का वादा किया गया था, उसको लेकर के लेकिन नहीं हो सका। कांग्रेस ने लिपिकों से वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात कही थी, लेकिन यह वादा भी नहीं निभा सके। वेतन विसंगतियां जस की तस बनी रही। आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर 60 दिन में कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करती और खाली पद भरेगी, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन 2018 के कमलनाथ के वादों को लेकर सवाल बाकी है।
तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सवाल है, और ये सवाल जनता भी पूछ रही है। जो उनकी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो तो उनके ऊपर आरोप लगा ही रही है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जनता क्या कुछ कह रही है, आइए वो सुनते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कैसी स्थिति है खंडवा में? सर, महिला सुरक्षा को लेके तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि लेडीज़ घर से अकेले नहीं निकल पाती थी, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी निकल सकते हैं अकेले। लोग यही ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पार्टी चुनी जाए जो कि हमारे लिए अच्छे से काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। अभी यहाँ पे खंडवा में पहले रोडवेज इतना अच्छा नहीं था, अब अभी हमने जो देखा है वहाँ पे रोडवेज अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो बस हम यही चाहेंगे कि हम जो भी पार्टी चुने वो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से हमारे लिए काम करे। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने जो यूथ है और जो अपने ओल्ड जो पीपल्स रहते हैं उन सबको साथ में लेके चले, एक बैलेंस बना के चले। जितना भी जो नई जो पॉलिसीज है वो सबको बताते चले, और उनको लोगों को जागरूक करके रखे कि कैसा काम चल रहा है अभी, और सबको डिटेल देते रहे कि हमने अभी ये सब करा हुआ है, तो जिससे लोगों को पता चले कि हाँ अपनी सरकार कुछ कर रही है। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश के युवा क्या कुछ कह रहे हैं। तो इस बात को साफ तौर पर सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, और जो वादे किए गए थे उसको भी जानने समझने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कुछ रहे और उनके क्या मायने रहे। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, क्योंकि करीब 4 साल से थोड़ा कम रहा जो कार्यकाल वो बीजेपी का भी रहा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी ने भी जो वादे किए थे उनके क्या कुछ मायने रहे हैं और क्या कुछ वायदे बीजेपी के रहे हैं। संकल्प पत्र जारी किया था 2018 में भाजपा ने, और इसमें कहा था कि मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र दरअसल जारी किया था और कहा था 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और अगले 5 वर्षों में सिंचाई के तहत क्षेत्र को 8 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करने का वादा किया गया था। तो ये बात जो लोग हैं वो बताएंगे इस बार के चुनावों में कि दरअसल ये वादा कितना पूरा हुआ। नारी शक्ति संकल्प पत्र नाम के अपने महिला घोषणा पत्र में स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित करने की बात कही गई थी, और स्कूल छोड़ने वाली परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाने वाली प्रत्येक छात्रा को 2 पहिया वाहन उपहार में देने का वादा किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्ध मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही गई थी। नारी शक्ति संकल्प पत्र नामक अपने महिला घोषणा पत्र में बात कही गई थी, जो मैंने आपको बताया कि छात्राओं को 2 पहिया वाहन उपहार में देने का वादा किया गया था। सिंचाई भूमि के विस्तार में शिवराज सरकार 41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर पाए, इसकी बात कही गई थी, और कहा था कि 41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे। लेकिन गेहूं निर्यात में 45% तक की भागीदारी के साथ प्रदेश पहले स्थान पर है। ये गेहूं निर्यात की बात हो रही है, गेहूं के एक्सपोर्ट करने की, है ना। और किसानों को कल्याण और गरीबी उत्थान, प्रदेश के 80 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 की सम्मान निधि दी जा रही है। गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए 1,36,00,000 से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये आंकड़ा जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है और मध्य प्रदेश ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की जीडीपी 2001 में 715,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 13.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कृषि विकास दर में शिवराज सरकार ने सबसे बेहतरीन काम किया और 4.3% कृषि विकास दर आज 24% के आंकड़े को पार कर गई है। 4.3 से 24% तक पहुंची है। कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवराज सरकार लगभग खामोश रही है, लेकिन कृषि विकास दर बढ़ाकर किसानों की आय में भारी वृद्धि की है। तो किसानों की आय बढ़ाई है, कर्ज माफी पर खामोश है। मातृवंदना योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन कई योजनाओं को लेकर वादे पूरे नहीं होने की शिकायत है। लाडली बहना योजना ने शिवराज सरकार को प्रदेश में मामा बनाया, उनको मामा का नाम दिया गया। जाहिर है बहनों के खाते में 1,000 रुपए के स्थान पर अब 1,250 रुपए हर महीने भेजे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत सरकार को प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। ये राशि बढ़ाने के बाद अब 400 करोड़ रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च आएगा। तो लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई गई है, 1,250 रुपए की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों अगर दलों की बात कही जाए तो वो कहां पर
खरे उतरते हैं और जनता को भी आपने सुना कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में विशेष मेहमान भोपाल से जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, इस पूरी खबर का विश्लेषण करें और जो हमने टॉपिक दरअसल दिया है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि जनता के बीच में पहुंचकर कोई भी दल हो वो वादे तो बहुत करता है, लेकिन 5 साल पूरे होते होते वो वादा पूरा हो जाए और अब तो गारंटी दी जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं इस सियासत को, क्योंकि इसमें फ्री बी से लेकर के और तमाम सारी बातें अब तक हुई हैं। निखिल, हम इस चर्चा में इस बात को, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मुख्य रूप से अभी चुनाव मैदान में हैं और हर जगह अपने अपने रीजन में वो कड़ा मुकाबला भी स्थिति के देने की हालत में भी है। ये अलग बात है कि अभी जिस तरह की हालत पे कांग्रेस के पास में जो सबसे बड़ी लिस्ट है वो उनकी गारंटी की है। अब आप देखिए कि 113 पेज के लगभग में उनका जो अभी वचन पत्र आया है उसमें लगभग 900 से ज्यादा उसमें वादे किए गए हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो लगभग 70-75 पे मेन फोकस है। अब कांग्रेस का ये चार्ज है कि हमने बीजेपी को मजबूर किया है कि उसने भी अब हमारी कॉपी की है और हमारी मैनिफेस्टो को लाने की कोशिश की है। अब ये इस बात में कितना दम है, ये बात तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी ये बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये 15 महीने का जो कमलनाथ जी के सरकार को और इसके बाद का जो आप शिवराज की सरकार को देखेंगे, लेकिन शिवराज की सरकार में उनका पहले का जो अपना एक टेन्योर रहा है जो लगभग 16 साल लगभग आता है, उसमें 15 महीने ये कमलनाथ जी का शासन आया था। तो इस दोनों की इस रूप में अगर आप तुलना करेंगे तो आपको जरूर इसमें जमीन आसमान का अंतर इसलिए दिखाई पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से चलकर एक विकसित मध्य प्रदेश जो बनाया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसानों की है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मध्य प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी है उसकी है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप अपने अभी डेटा में बता रहे थे कि आप उस समय का देखिए जिस समय में मध्य प्रदेश में 2001 तक में आप देखिए कि लगभग कुछ 1000 किलोमीटर तक रोड बने हुए थे। आज जो है 5 लाख किलोमीटर की सड़कें, पक्की सड़कें मध्य प्रदेश को गांव, शहर, खेत, खलिहान तक से जोड़ता है। तो ये चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम किया है वो शिवराज के, भले ही आप एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही हो, लेकिन शिवराज की एक जो अहमियत मध्य प्रदेश में है वो अहमियत एक व्यक्तिगत रूप में आप किसी को देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कंपैरिजन करें तो वो अहमियत को जरूर कम करता है। लेकिन बाकी कांग्रेस का जो वादा है और उस वादे का असर कितना होता है ये बात जरूर देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह बात देखने की होगी कि इस वादे का असर कितना होता है। रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो एक चलन हो गया है, आप बहुत लंबे समय से इस बात को देख रहे होंगे कि पहले जब राजनीतिक दल वादे करते थे तो उनको पूरा किया जाता था या पूरा करने की कम से कम कोशिश करते हुए दिखते थे। अब एक ये चलन दिख रहा है कि वादे ढेर सारे कर दें और आगे निकल जाए। अगर सत्ता पा गए तो वाह वाह, नहीं तो अगली बार जो दूसरी दल है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इस तरह की राजनीति किस तरह से आप इसको देखते हैं, और खासतौर पर अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो 2 प्रकार की उनकी योजनाएं होती हैं और 2 ही प्रकार के वादे होते हैं। एक वादा होता है प्रदेश के विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए, और दूसरा वादा होता है व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, 2018 में कांग्रेस का कुल 112 पन्ने का जो घोषणा पत्र या जिसको वचन पत्र कहा था उसमें 993 कुल उन्होंने घोषणाएं की थी। उसमें से 75 पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, जिसमें डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात कही थी, किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही थी, विवाह के योग्य जो लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए देने की बात कही थी, बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 देने की बात कही थी। ये जो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो किसानों का जैसे कर्ज माफी का उन्होंने बातचीत की थी। क्या हुआ तेरा वादा? तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ होंगे। हालांकि जो पहला निर्णय कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण के बाद लिया था वो किसान कर्ज मुक्ति का लिया था, लेकिन उसमें कई धाराएं उन्होंने बहुत सारी जोड़ दी। जैसे 2 लाख की सीमा उन्होंने लगा दी, जो शासकीय बैंक होगा उसका बाद में करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक पहले करेंगे, जिस किसान को इनकम टैक्स मिल रही होगी उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे घटा करके
कम जो 75,000 करोड़ के आसपास से घटा करके वो 50,000 करोड़ पर लाए, और किस्तों में उन्होंने फिर पहले उन्होंने 25,000, 50,000, फिर 1 लाख तक के किसानों का, लगभग 26 लाख किसानों का कर्जा उन्होंने माफ तो किया था। लेकिन फिर भी जो 2 लाख तक के किसान थे या उससे ऊपर के किसान थे, वो उसमें कहीं ना कहीं उनको ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ता हो नहीं पाया। वो जो कन्यादान योजना के लिए उन्होंने 51,000 की घोषणा की थी, वो 51,000 किसी को नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के वो ये कहते रहे कि चूंकि खजाना खाली है और शिवराज खजाना खाली करके चले गए, तो ये स्थिति रही। लेकिन भाजपा की अगर घोषणाओं को देखेंगे, एक अंतर मिलता है कि इस चुनाव से पहले जो 2023 के लिए जो घोषणा पत्र आया है भाजपा का, उसका और 2018 का जो घोषणा पत्र था, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं पर फोकस 18 में भी किया था और वही फोकस उन्होंने 23 में भी किया है। दूसरा, भाजपा के हर घोषणा पत्र में जो 2003 का भी हो, 2008 का भी है, 13 का भी और 18 का भी, इसमें कहीं ना कहीं आधारभूत विकास कार्यों पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, जिसका बहुत अच्छा उल्लेख अभी विनोद जी ने भी किया, कि प्रगति का आधार हमेशा किसान होते हैं, उत्पादक होता है। तो भाजपा सरकार के आने से पहले किसानों को जो ऋण मिला करता था, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए या किसानी के और काम के लिए, वो 18% तो 16% पर मिलता था। कहीं ना कहीं शिवराज ने आकर के उसको 0% पर किया उसको, और फिर ब्याज माफी की भी उन्होंने घोषणा की। तो कुल मिलाकर के ये उनको लाभ हुआ। दूसरा, पहले हर गांव को सड़क याद से जोड़ा, फिर उन्होंने यातायात का साधन खेत तक बनाया। तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा है, उससे प्रगति की लाभ हुई है। और फिर ये लाडली बहना योजना, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उन्होंने लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो योजना है, और स्कूटी देने का, हालांकि भाजपा ने थोड़ा सा उसमें अंतर किया है जी। 2018 में उन्होंने प्रत्येक छात्रा को कहा था कि 75% वाली को हम स्कूटी देंगे, लेकिन जब उन्होंने क्रियान्वयन किया कमलनाथ जी के बाद, जब वो सरकार में आए, तो उन्होंने केवल उसको शासकीय विद्यालयों तक उसको सीमित कर दिया, हालांकि पहले उसको बहुत स्पष्ट नहीं किया था। तो तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा ने अपेक्षाकृत अपने वचन या अपने संकल्प पर ज्यादा काम किया है, कांग्रेस ने अपेक्षाकृत थोड़ा कम काम किया है। जी 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 निश्चित तौर पर। तो ये जो सारी बातें हैं, निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो वोटर है, वो जरूर इस बात को समझ रहे होंगे। और शायद लोकतंत्र का यही सबसे आकर्षक प्रहसन है कि जब चुनावों के दौरान जनता नमूदार, जब नेता नमूदार हो रहे हैं जनता के सामने, तो वो सवाल उनसे पूछ रही है। अजीत, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तो अजीत से सवाल पूछेंगे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पार्टियों के द्वारा चुनावों में किए गए वादों की। क्या हुआ तेरा वादा? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं अजीत द्विवेदी, साथ ही साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अजीत, हम आपके पास इस बात को जानने के लिए आ रहे हैं क्योंकि जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया इस बार, तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी थी और मजबूरी में बीजेपी को ऐसा करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, मध्य प्रदेश की जो राजनीति इस समय है, खासतौर पे चुनाव के समय, वो पूरी तरीके से घोषणाओं पे टिक गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया करीब 1 महीने पहले, उसमें 1250 से ज़्यादा घोषणाएं की गई और खासतौर पे फ्री बीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें रखी गई है। और न सिर्फ घोषणा पत्र, उसके पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जो है तमाम जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, हम
जो यहाँ पर कर्ज माफ करेंगे और साथ ही जो महिलाओं को जो है 1500 रुपए तक हम देंगे। तो वो घोषणा पत्र कांग्रेस के आने के पहले ही कमलनाथ और तमाम नेता जो थे कांग्रेस के, वो तमाम मंचों से ये घोषणाएं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दबाव देखो जरूर बना बीजेपी पे, और जब कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है लाडली बहना योजना वो लेकर आए, जिसमें कि उन्होंने महिलाओं को 1250 रुपए तक दिया और बाद में 3000 तक बढ़ाने की बात कही। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत तो गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना जो है अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, और तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं। तो आप सोचिए, देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत तो देखिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को देखकर उनको मात देने के लिए उनको उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो शुरू हुआ है फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जो घोषणाएं जो एक दूसरे की आगे बढ़कर घोषणा करने की जो बात है, तो वो जरूर देखिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूर किया है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर 450 में गैस सिलेंडर की शुरुआत कर दी उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए। साथ ही लाडली बहना के तहत उन्होंने 1250 रुपए देने की बात कही और वो शुरू भी हो गया, और साथ ही 3000 तक बढ़ाने की बात कही। और मैनिफेस्टो में भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि दोनों ही मैनिफेस्टो में है और वो एक दूसरे से मैच करती हैं। मैच इसलिए करती हैं क्योंकि महिला जो है वो केंद्र में है, युवा वोटर जो है वो केंद्र में है, और फ्री बीज जो है वो इस समय केंद्र में है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इसलिए तमाम देखिए महिला, आदिवासी, युवा ये केंद्र में है, और जब कोई योजना बनती है तो दोनों ही पार्टियां कोशिश करती है कि इनको साधा जाए। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति है वो महिलाओं को केंद्रित करके है। तो कोई महिला आधारित योजना होगी, दोनों पार्टियां यहाँ तक कि आप भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं को साधे, और एक बड़ा वोट बैंक जो है मध्य प्रदेश में महिलाओं का है, करीब 50% के आसपास आबादी है, करीब 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां पर की महिला जो वोटर है उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो इसलिए महिला इस समय केंद्र में है, दोनों ही दल जो है वो कोशिश करते हैं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और वो चक्कर में कहीं ना कहीं आपस में चीजें मैच करती हुई दिखाई देती हैं, और एक दूसरे के घोषणा पत्र की कॉपी करने की बात जो है वो होती है। हाँ, तो इस पर बिल्कुल अजीत आपने ठीक बात कही। इसी सवाल को अजीत आपका पॉइंट आ गया, महिलाओं को साधने की, ठीक है अजीत आपका पॉइंट आ गया, और इसी बात को मैं विनोद मिश्रा जी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। विनोद मिश्रा जी, जब फ्री बीज के दौर में क्या जो घोषणा पत्र है वो एक दूसरे से होड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निखिल, हमें देखना चाहिए कि आज कृषि विकास दर जो है वो मध्य प्रदेश का 24% के लगभग है, जो देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। आप शिवराज जी को कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंडिया टुडे या दूसरे का जो ये सम्मान चीफ स्टेट्स का उनका एक ये कॉन्क्लेव होता है, तो लगभग हर बार शिवराज सिंह चौहान को ये अवार्ड मिला है कृषि विकास दर को लेके और कृषि को लेके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कृषि के भरोसे, कृषि उन्नति के भरोसे शिवराज सिंह चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो हम देखे हैं जमीन पे, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य अभी भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ग्रामीण इलाकों में कई तरह के वहाँ के रीजन देखें, अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग बनावट है, और उस बनावट के हिसाब से आप जब एक जेनरिक फ्रीबी की बात करते हैं या जेनरिक आप एक तरह से वादे की बात करते हैं, तो ये सारी जगह पे एक साथ सही नहीं बैठ पाता है। इसलिए अगर आपको मैं एक बात इसमें ये दिखाऊं, एक अलग अलग रीजन की उसमें, कि आप ये देखिए कि किसानों का जो यहाँ है मध्य प्रदेश ओवरऑल, आप ये देखिए कि किसान प्रधान वहाँ राज्य है, किसानों का जो जीडीपी है इस बात को कहा अब। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का होता है, अमूमन जितना मुझे मालूम है, हो सकता है मैं थोड़ा सा इस डेटा में ये हूँ, तो 3 लाख करोड़ के बजट में अगर आप ये देखिए कि उसका जो आपने मध्य प्रदेश ने एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना जीडीपी का ये बनाया है। देश में अगर जीडीपी का देखें तो मध्य प्रदेश का 4% हिस्सा है, तो 4% हिस्सा है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का ये इतने तमाम वादे और इतने सारे फ्रीबीज को लेके क्या उनका बजट सस्टेन कर पाएगा? अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो जनता के बीच में उनका रिसोर्सेज क्या होगा, इस बजट को लेके फंड क्या होगा, ये बताने की दोनों पार्टियों की जरूरत है। इसलिए हर वादे के बीच में जो कांग्रेस कहती है कि ये हमारे, या इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों कहते हैं कि ये हमारी कॉपी की गई है, तो बीजेपी ने हर वादे के साथ में एक राइडर दिया है। जैसे उज्ज्वला स्कीम में उनका राइडर है कि उसमें उन लोगों को मिलेगा जिनको उज्ज्वला स्कीम का गैस मिलता रहा है, उनको वो 450 रुपए देंगे। इसी तरह का राइडर वो लगभग हर चीज में लाते हैं, क्योंकि उसमें उनके पास में रिसोर्सेज एक कंपल्सन है। कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है, जब वो इतने वादों की झड़ी उन्होंने लगाया है, लगभग 75
ऐसा उन्होंने गारंटी दी है अलग अलग, वो अगर आप देखें जनसभाओं से, तो उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे तो लगता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनको ये फंड जुटाने होंगे। तो अगर कर्नाटक जैसे संपन्न राज्य में 5 गारंटी पूरा करने के लिए जो अभी वहां पे सिद्धरामैया सरकार को 60,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ा है, वो अभी तक वो करने पाने की स्थिति में नहीं है, तो एक गरीब जो राज्य है यूपी, सॉरी मध्य प्रदेश, वो कहां से इनका 1 लाख करोड़ का बजट जुगाड़ कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये चुनौती कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये रहेगा कि अगली बार आपका पूरा पूछा जाएगा कि क्या हुआ तेरा वादा। जी निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि जो बात आपने उठाई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बात को मैं रमेश शर्मा जी के पास लेकर जाऊंगा। रमेश शर्मा जी, आपने देखा है कि चुनाव आयोग ने भी बात कही कि जब फ्रीबीज आप दे रहे हैं या कोई भी जो आप वादा कर रहे हैं, तो ये जनता को, आप वादा तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जनता को ये जानने का हक है कि उसका आर्थिक मॉडल क्या होगा, पैसे कहां से लाएंगे। और बल्कि ये कहा जाए कि पूरे ना कर सकने योग्य वादों की भी भरमार आ गई अब चुनावों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने कहा है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है कि बजट की दृष्टि से तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर इस समय 2.25 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया है। और ये कर्जा लगभग दोनों सरकारों में लिया है, और ये कर्जा एक लंबे समय से चलता चला आ रहा है। जब 90 में पटवाजी ने सरकार संभाली थी तब 5,000 करोड़ का कर्जा था, जब उन्होंने सरकार छोड़ी तब 35,000 करोड़ का कर्जा था। तो कुल मिलाकर के ये जो कर्जा होते चले जा रहे हैं और सरकार कर्जे में चल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो बंटवारा जब हम करते हैं घोषणाओं का, निःशुल्क घोषणाओं का, तो स्वाभाविक रूप से उसका कहीं ना कहीं रुपया कर्जे लेकर के ही दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की आय में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी वृद्धि व्यय में हो रही है। इसके अलावा विषय से हटकर के जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकारों को चुनाव जीतने के लिए वो लोक लुभावन घोषणाएं करें। लोक लुभावन घोषणाओं में एक दूसरे की नकल होती है। कोई अगर ये कहे कि हमारी नकल की है, थोड़ा बहुत बदल करके सब एक दूसरे की नकल करते हैं। छोटा सा मैं एक उदाहरण दूं कि सबसे पहले कर्ज माफी की घोषणा 1990 में भाजपा ने की थी। वो सुंदरलाल पटवा जब 90 में सरकार में आए थे तो उन्होंने 10,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था, जो 325 करोड़, लगभग 325 करोड़ के आसपास का कर्जा माफ हुआ था। तो उसके बाद फिर कईयों ने उन्होंने नकल की, फिर इन्होंने नकल की, तो एक दूसरे की नकल करते हैं। लाडली बहना जब योजना लागू हुई तो कांग्रेस ने कहा कि हम नारी सम्मान में 1,500 देंगे। जब उनने 1,500 कहा तो उन्होंने कहा कि हम 3,000 तक देंगे, वो 1,250 करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामपथ गमन की घोषणा पहले उमा भारती ने की थी 2003 में। आगे चल करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने उसकी पूरी की पूरी नकल की। गौरक्षा गौशाला की घोषणा पहले भाजपा ने की थी, आगे चल करके अब कांग्रेस ने उसकी नकल की। तो दोनों एक दूसरे की नकल करते हैं घोषणाओं में। लेकिन एक बात जरूर मैं यह कहना चाहता हूं विद्वानों के बीच में और आपके माध्यम से, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, उसमें मनुष्य की संख्या 10 शून्य और दशमलव के बाद 10 शून्य और 1 आती है। सब अपने खाने लायक कमा लेते हैं, सुरक्षित घोंसला ढूंढ लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करके खाने कमाने लायक उसको बना देते हैं। आखिर मनुष्य को क्यों हम आश्रित बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर अगर भारत को बनाना, जो मोदी जी ने कहा भारत आत्मनिर्भर, तो भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। निश्चित रूप से कुछ योजनाएं कांग्रेस की हो या भाजपा की हो लाभकारी होती हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के लिए सरकारी नौकरी के बजाय उसका स्वरोजगार किस तरीके से हो सकता है, इस पर मैं समझता हूं सरकारों को जोर देना होगा। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की वाकई समस्या आएगी और सरकार पर कर्ज बढ़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष, और शायद ये बात जनता को भी समझने की जरूरत है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको फ्री में कहीं से कोई चीज मिल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से उगाहा ही जाएगा। अजीत, आपके पास आएंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे जनता का क्या रिएक्शन है इन तमाम लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर के, बहुत संक्षेप में।
देखिए निखिल, जनता जानती है कि देखिए ये सब लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इसको लागू किया जाता है तो तमाम क्लॉज, तमाम शर्तें जोड़ दी जाती है और उससे जो है उसका लाभ जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम जनता तक उसका लाभ मिलता है। चाहे हम किसान कर्ज माफी की बात करें, चाहे हम तमाम योजनाओं के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसकी बात करें, चाहे हम बिजली मुफ्त देने की घोषणाएं उसकी बात करें, जब लागू की जाती है तो जो पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र के बाद उस समय वो बातें नहीं बताती हैं, लेकिन बाद में तमाम शर्तें जोड़ दी जाती हैं और वो शर्तों के कारण जो है बहुत छोटा वर्ग जो होता है वो लाभ उसका ले पाता है। लेकिन जो फ्रीबीज का कल्चर जो मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसको भी जनता समझ रही है, जो कि देखिए पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के में देखा गया है कि इस तरीके से राजनीति रही है, कभी भी ऐसा फ्रीबीज का या मुफ्त की रेवड़ियों का बहुत ज्यादा माहौल नहीं रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं जब एक पार्टी घोषणा करती है तमाम मुफ्त की योजनाओं का तो दूसरी पार्टी पे दबाव बनता है और वो भी उससे आगे बढ़ के घोषणाएं करती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि 2003 में क्या स्थिति थी, बिजली पानी सड़क के लिए मध्य प्रदेश में अभाव था, मूलभूत जो ढांचा था मूलभूत वो यहां पर धराशायी था, लेकिन अब 2023 चल रहा है, अब इससे आगे बढ़कर जनता महसूस कर रही है कि और ज्यादा इंडस्ट्री पे काम होना चाहिए, यहाँ पर रोजगार होने चाहिए, यहाँ पर शिक्षा, उच्च शिक्षा की बहुत बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप 2003 के पहले का राग ज्यादा दिन तक अलाप नहीं सकते, क्योंकि 20 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस को 15 महीने का समय मिला है काम करने के लिए, वो बहुत कम समय मिला, कांग्रेस ये कहती है, तो बीजेपी को ज्यादा समय मिला है, तो इसलिए कांग्रेस इसी बात को लेकर निशाना साधती है बीजेपी पे कि बीजेपी को ज्यादा काम करने का अवसर मिला है, हमें तो सिर्फ 15 महीने मिला है। हालांकि 15 महीने का समय भी कांग्रेस ने कुछ ऐसी योजनाएं थी उस समय जिन्हें बंद कर दिया था, जो कि बीजेपी के समय चल रही संबल योजना है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो अन्य योजना थी वो योजना बंद कर दी थी, तो ये और मीसा बंधु की पेंशन जो थी वो बंद कर दी थी। तो इसलिए देखिए सत्ता में आने के बाद उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता ये चीज समझ रही है, पिछले कई चुनाव से मतलब जनता जो है तमाम चीजों पर पैनी नजर रख रही है और उस दौर को भी देखा है यहाँ की जनता ने, जब यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपैरिजन निश्चित तौर पर जनता करेगी और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि लेकिन अब उससे आगे की उम्मीद जनता यहाँ पे कर रही है। जी 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 बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और जैसा कि आपने कहा है जनता बेहद समझदार है, वो जानती है कि उसको क्या करना है, उसके हित में क्या कुछ है। फिलहाल आप का अजीत बहुत शुक्रिया और रमेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष चर्चा में मध्य प्रदेश से। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ 13 वादा, कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से वादों को लेकर आमने सामने हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर दोनों पार्टियां जनता के सामने बिल्कुल नमूदार हैं, उनके सामने नतमस्तक हैं। सारे दोनों ही पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो वोट मांग रहे हैं दूसरे फेज के चुनावों के लिए 70 सीटों पर। और किसान कल्याण को लेकर के क्या कुछ वादे किए थे 2018 में, इसकी बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार गठन के 10 दिनों के भीतर किसानों को ऋण माफी और विभिन्न फसलों पर एमएसपी तय करने की घोषणा की गई थी। चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए और मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपए तय किया गया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में घरेलू बिजली बिल की दर को आधा करने की बात भी कही गई थी। किसान कल्याण की जब बात हो रही है तो यह भी बात आएगी। शहरी और ग्रामीण परिवारों को आवास सुरक्षा देने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई थी। सभी वर्ग के लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल देने का वादा था। बीजेपी 2 रुपए प्रति किलो के दर से चावल देती थी और चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे रमन सिंह, और शायद यही वजह थी कि उसके बाद इस तरह की योजना लेकर आई गई थी। छत्तीसगढ़ के किसान इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इन योजनाओं को लेकर के क्या कुछ पूरा हुआ है, नहीं पूरा हुआ है, आइए सुनते हैं। सरकार, कांग्रेस की सरकार घोषणा की थी पूर्व में और अभी भी और कर रहे हैं, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का तो कर्ज माफ हुआ, लेकिन और अन्य बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ। वो जो नाम बोलते हैं हम जीत के आएंगे, कर्ज किसका कर्ज माफ किया? इनमें से किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है।
और छत्तीसगढ़ के किसानों के अलावा मतदाताओं का सरकार को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। जनता का पैसा जनता की जेब में तो जा रहा है, कहीं बाहर थोड़े जा रहा है। घोषणाएं जो हो रही हैं वो गरीब और असमर्थ लोगों के लिए हो रही हैं। कोई भी पार्टी करे तो उनका अधिकार बनता है कि उनके कर्ज माफ किए जाएं, उनके धान की कीमत मिले, उनको बड़ी मात्रा में धान की खरीदी हो, तो वाजिब बात है, कोई भी घोषणा करे वाजिब है। छत्तीसगढ़ के विकास में बिलासपुर की क्या जगह है? तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि बिलासपुर के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और ये अकेले बिलासपुर के साथ नहीं है। अगर महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानते हैं हम, तो महानदी के बाएं और दाएं फैला हुआ है छत्तीसगढ़। सारा विकास दाहिनी तरफ है, जिधर राजधानी रायपुर है और रायपुर के साथ जुड़ा हुआ दुर्ग है, राजनांदगांव है, और ये जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है बिलासपुर या पुराना बिलासपुर संभाग के हैं, पूरी तरह उपेक्षित छूटा हुआ है। तो डेवलपमेंट में इम्बैलेंस होने की बात कर रहे हैं मतदाता और कह रहे हैं कि जो विकास है वो सही तरह से नहीं हुआ है। फिलहाल आदिवासी कल्याण की भी बातें की गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रधान राज्य है और उसको लेकर के भी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी बातें कही थी। कांग्रेस ने सभी को घर देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ये दरअसल सिर्फ आदिवासी इलाकों में नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी बात थी। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई थी, नहीं बनाने का आरोप है कि 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई थी, जो कि पूरा नहीं हुआ। वृद्धजनों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। 20 लाख रुपए के इलाज का वादा पूरा कहा गया था, ये भी आरोप है कि ये 20 लाख रुपए इलाज का नहीं दिया गया किसी को। वृद्धजनों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही गई थी, वादा पूरा ना करने का आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि यह वादा पूरा नहीं हुआ। 500 रुपए गरीब परिवारों को जमीन और बाड़ी देने का वादा किया गया था, ये कि 500 ऐसे गरीब परिवार चिन्हित किए जाएंगे और उनको जमीन दी जाएगी और बाड़ी दी जाएगी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा लघु वनोपज की एमएसपी तय करने, तेंदुपत्ता श्रमिकों को 4000 रुपए प्रति बोरा बोनस देने का वादा किया गया था। इस पर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये मूर्त रूप से पूरा नहीं किया गया। तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत जिसको कहते हैं कि जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है जब उसके वादे पूरे नहीं होते। महिलाओं को लेकर के भी कहा गया था, महिला सशक्तिकरण के वादे किए गए थे। शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई थी। कांग्रेस द्वारा शराबबंदी के प्रमुख चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए भाजपा ने लगातार बघेल सरकार पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि इस वादे से कांग्रेस को 2018 में महिलाओं का वोट पाने में मदद मिली थी, पर अब इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। माना जा रहा था कि और कांग्रेस का महतारी सम्मान योजना चलाकर मातृशक्ति को प्रतिमाह 500 रुपए देने का वादा था। 5 वर्षों में यह वादा पूरा न करने का आरोप है। कांग्रेस का प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में देने का वादा था, यह वादा भी पूरा नहीं करने का आरोप है। 4 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में देने की बात कही थी। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर पुलिस थाने में विमेन सेल के गठन का प्रस्ताव दिया गया था, इस पर भी आरोप है कि हर थाने तक ये नहीं पहुंचा है। तो ये रही महिलाओं की बात। अगर युवाओं की बात करें, युवाओं को रोजगार जो था वो सबसे प्रमुख वादा था, लेकिन उस पर भी जो कांग्रेस है वो कटघरे में है। कांग्रेस का वादा था कि राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग बंद होगी, विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। ये 2018 में वादा किया था। इस वर्ष 18 जुलाई को जब विधानसभा में इसको लेकर सवाल किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री का जवाब आया कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो इसी से समझा जा सकता है कि यह वादा कितना पूरा हुआ। इस बार के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसकी चर्चा भी नहीं की है। वहीं बीजेपी ने 2 वर्ष के अंदर 1 लाख खाली सरकारी पदों को भर्ती करने का वादा किया है। तो पिछली बार इसको पूरा नहीं किया और इस बार के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसकी चर्चा नहीं की। बीजेपी जरूर कह रही कि वो 1 लाख जो है वो नौकरियां देगी। कर्मचारियों को नियमित करने का वादा 2018 के चुनाव में कांग्रेस के एक प्रमुख वादों में से था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पिछले 2 वर्षों में करीब 1.5 लाख संविदा दैनिक भोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया।
चुनावी साल में बघेल सरकार ने संविदा कर्मियों की सैलरी 27% बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन उनकी मांग अब भी वही, उन्हें पहले नियमित किया जाए। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र से यह मुद्दा गायब है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। और 50,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा था, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि पिछले 4.5 सालों में केवल 26,989 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई हैं। कांग्रेस का 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा था, यह भी पूरा ना करने का आरोप है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वादे थे जिनको लेकर के जनता के बीच में गई थी कांग्रेस, उसको सत्ता भी मिली थी और इस बार फिर वो जनता के सामने है। बीजेपी उस पर तमाम आरोप लगा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि भोई जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, और अनिल द्विवेदी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ विनोद मिश्रा जी बने हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले अगर हम आपसे समझना चाहें कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की समस्याएं कुछ अलग तरीके की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वादे हैं वो शायद बहुत एरिया सेंट्रिक नहीं किए गए लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि एक ही जैसे वादे पूरे राज्य भर में किए गए हैं, और शायद यही वजह है कि उसको पूरा करने में भी दिक्कत आती है। निखिल, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जब कोई पार्टी सरकार में होती है तो वादे करने के साथ साथ उसके पास में एक बड़ा कंपल्सन होता है। उनके पास जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से कि अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग रीजन्स में, तो वो करने में थोड़ा सा हिचकते हैं क्योंकि वो सरकार में होते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी पता होता है। लेकिन जो अपोजिशन में है उनकी जो लिस्ट है वो लगातार लंबी होती है। ये एक अमूमन आप ट्रेंड देखेंगे होंगे इस देश में, जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं तो जो पार्टियां अपोजिशन में होती हैं उनके लिए एक उनका जो लिस्ट होता है वादों का, वो एक लंबी लिस्ट होती है। जो सरकार में होती है वो कमोबेश एक एडजस्टमेंट की बात करती है, वो एक रिसोर्सेज का कंपल्सन उनके साथ में होता है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि उनकी जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये लिस्ट की बढ़ते बढ़ते आप अगर हम देखें कि अगर छत्तीसगढ़ के उनके कांग्रेस का जो संकल्प वचन पत्र है, उस वचन पत्र में आप देखें तो रोज कोई ना कोई उनमें गारंटी उसके साथ में शामिल हो जाती है। अब उस गारंटी कहीं शामिल हो जाती है तो एक बार जब उनका ये घोषणा पत्र बना, उसके बाद भी अगर लगातार ये गारंटी स्कीमें आपके नेताओं अलग अलग जनसभाओं से ये लगातार आप कहते रहे हैं, तो इसका सीधे सीधे ये मतलब जाएगा कि आपका इस पर कोई ठोस वर्कआउट नहीं है, या आपने कोई ठोस उस पर अपने एक तरह से ये नहीं बनाया है पार्टी की तरफ से, जो हम जो वादे कर रहे हैं उसको कितना पूरा कर पाएंगे। तो जनसभाओं से जो ये वादे हो रहे हैं उसको लेके जो सारी चीज़ें आप जब देखते हैं तब आपको ये बात माननी पड़ेगी कि शायद भूपेश बघेल का जो एंटी इनकम्बेंसी का दबाव है उसको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं से एक स्ट्रगल कर रही है। जो आने वाले उनकी जो सरकार बनेगी या जिनकी भी सरकार बनेगी उनके सामने में ये वादों की लंबी फहरिस्त होगी। रही बात अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा मूल आधार रहा है वो मूल आधार रहा है रीच आउट का। ठीक है, जो रीच आउट की तरह से जो रमन सिंह को जो चौड़ वाला बाबा कहा गया था। तो विनोद जी, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ से अपने दर्शकों को ले चलेंगे सीधे कोरबा, जहां पर अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, इन्होंने एक कोरबा में मेडिकल कॉलेज रोकने का प्रयास किया। ये तो भगवान भला करे मोदी जी का कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया और कोरबा को अस्पताल भी मिला, मेडिकल कॉलेज भी मिला। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये छत्तीसगढ़ है, भगवान राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, अयोध्या तक, रामलल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से, जब से मंदिर टूटा तब से रामलल्ला अपमानित व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी ने
हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और राम मंदिर को रोका। आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 3 दिन पहले दीपावली मनाया ना? अरे जोर से बोलो, मनाया या नहीं मनाया? पटाखे जलाए या नहीं जलाए? मगर इस बार आपको जरा 3 दीपावली मनाना है भाई, मनाओगे क्या? मगर पूछो तो सही कोरबा वालों कि 3 दीपावली किस चीज के लिए मनानी है? मैं बता दूं, देखो, एक दीपावली आप मना चुके, ठीक है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनाकर मनानी है। मनाओगे क्या? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों और ये विशेष कर युवाओं, मैं आपको पूछने आया हूं, अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करने जाना है ना? जाना है ना? ये माताएं बहनें बोले जाना है ना? खर्चा होगा या नहीं होगा? मत करिएगा, मत करिएगा। भाजपा की गारंटी है, मोदी गारंटी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाओ, भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार। तो कोरबा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। और यहां से एक बार वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। बात करेंगे क्या हुआ तेरा वादा। कांग्रेस और बीजेपी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि वो जनता के बीच में इस वक्त जा रहे हैं अपने वादों के साथ में। घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों ने जारी कर दिया है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि भोई जी आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे जो इतनी बड़ी लिस्ट फहरिस्त जो जारी की है कांग्रेस ने, क्या एंटी इनकम्बेंसी का प्रेशर इसको समझा जाए? जी निश्चित तौर से निखिल जी, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण पहले घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही कांग्रेस ने कई घोषणाएं कर दी थी और घोषणा पत्र जारी होने के बाद फिर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, चाहे गृहलक्ष्मी योजना हो, फिर संभाग बनाने की बात हो, तो कहीं न कहीं इन घोषणाओं से लगता है कि सरकार या कांग्रेस पार्टी काफी दबाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को डायल्यूट करने के लिए और लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की लगातार घोषणाएं हो रही हैं और ये घोषणाएं खास तौर से किसानों, महिलाओं और मजदूरों को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, जो वोट बैंक बड़ा वोट बैंक फैक्टर है यहाँ पर। जी जी जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता सोमेश पटेल और धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज के साथ में कोई विशेष मेहमान भी धीरज लेकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे इन वादों को लेकर? जनता के बीच में क्या रिएक्शन है? देखिए, जबकि साल 2018 की हम बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने कुल 37 वायदे किए थे और अब जनता सीधे तौर पे पूछ रही है। हमने कई सभाओं में, रैलियों में भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन वादों का क्या हुआ और आखिर ऐसी क्या बात है कि जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार, वो नए वादों को ऐड करना तो जानती है कि नए वादे उन्होंने 17 नए वादे ऐड कर दिए, लेकिन पुराने जो 36 वादे हैं वो पुराने 36 वादों का हिसाब जनता को नहीं दे पा रही है। अब क्या क्या वो वादे रहे, देखिए हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसे वादे रहे जो कि पूरे नहीं हुए और जिसको कि सरकार को पूरा करना चाहिए था। अनिल जी, कौन से ऐसे वादे छूट गए? देखिए धीरज जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव अब अंतिम दौर में है और परसों 17 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग हो जाएगी। इसके पहले 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हो चुका था और 70 सीटों पर 17 तारीख को मतदान होगी।
दोनों ही दल, जो भाजपा और कांग्रेस मुख्य दल हैं छत्तीसगढ़ में, और अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक चुनाव लड़ रहे हैं। और जो वादे हैं, जो चुनावी नारे हैं, वो बड़े आक्रामक साबित हुए हैं। कांग्रेस का नारा है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, जबकि बीजेपी नारा दे रही है औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। ये एक छत्तीसगढ़ी भाषा है जिस पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों की भावनाओं को अपनाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने जो मुद्दा उठाया है कि जो वादे जनता से किए जाते हैं वे पूरे कितने होते हैं नहीं होते हैं, या जनता उससे कितना प्रभावित होती है। देखिए, मैं बताऊं कि घोषणा पत्र एक आईना होता है किसी भी राजनीतिक। अगर आपको 5 साल सरकार चलानी है तो घोषणा पत्र आपको रखना होगा कि हमारा 5 साल का विजन क्या होगा, और ये विजन बीजेपी और कांग्रेस हर चुनाव में देती आई है। पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने एक बड़ा ऐसा वादा किया जो पिछले छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया वादा था, और उन्होंने कहा कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। इसमें से लगभग 32 लाख किसान इससे प्रभावित हुए परिवार, और वो मुद्दा इतना ज्यादा चला कि पूरी कांग्रेस की आंधी आ गई, और बीजेपी जो 52 सीटें जीता करती थी वो मात्र 14 और 15 सीटों पर सिमट के रह गई। और बीजेपी कांग्रेस आपका पॉइंट, आपके साथ में अनिल द्विवेदी जी है। डॉक्टर साहब का पॉइंट हमारे पास आ गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, चुनाव में जो वादे हैं उनके ऊपर। सोमेश पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, आप लगातार इन चुनावों को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ सोचती है जनता? इन घोषणाओं का कुछ असर दिखता है आपको? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने जहां अपने सीएम भूपेश बघेल को लोकप्रियता बताया और 5 साल में किए गए विकास कार्यों पर भरोसा किया है, वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र पर विश्वास किया है। बीजेपी ने फोकस महिला वोटर और किसान पर किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा फोकस अपनी घोषणा पत्र पर है और 2 बातों पर इन्होंने सबसे बातें की है। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में भी इस बातों को कर चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 सीटें हैं। यहां सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 45 सीटों की जरूरत होती है। 2023 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। पहले फेज की बात करूं तो 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी का फोकस इस बार सबसे ज्यादा किसान और महिला वोटर को साधने का है। किसानों को लिए जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान खरीदी के लिए 31 रुपए करने की घोषणा की है और सबसे बीजेपी ने किया राज्य में ही बीजेपी सरकार बनते ही जो 21 कुंटल धान की खरीदी की बात की है और महिलाओं से फॉर्म भी हो रहा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही महतारी योजना की शुरुआत की है और इसमें 12,000 रुपए साल देगी। पहले फेज की वोटिंग के दौरान बीजेपी ने कहा है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर अब देखने की बात होगी कि जनता इन योजनाओं को किस तरह से लेती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि भोई जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया, धीरज और सोमेश आपका भी शुक्रिया और उनके साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े हुए थे। आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे इस विशेष पेशकश में। और किसी ने सच ही कहा है कि सड़क पक्की करा दूंगा, कहा होगा काम नक्की करा दूंगा, कहा होगा नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का नशा था कहा होगा। लेकिन ये इलेक्शन का नशा जो है, जब उस नशे में चूर होकर नेता वादे करते हैं तो जनता बहुत गौर से इसको देखती है, जानती है और समझती है और तब मतदान करती है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।